हेलो स्टूडेंट्स, मेरा स्कूल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने टॉपिक प्रारंभ किया था विशेषण। पिछले वीडियो में टॉपिक विशेषण प्रारंभ किया था, उसको हम आगे अब जारी रखते हैं। पहले हमने विशेषण की परिभाषा पढ़ ली थी, भेदों के नाम हमने पढ़े थे, ठीक है। और पहला भेद हम कर चुके थे गुणवाचक विशेषण। वापस एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, याद दिला देती हूँ। विशेषण कहते किसे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसमें एक शब्द आया था विशेष्य, जिसकी हम विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाता है? विशेष्य। प्रविशेषण क्या था कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। फिर हमने विशेषण के भेद देखे थे कि चार कितने होते हैं? चार। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक और सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, ठीक है। ये हमने चार भेद देखे थे। उसमें हमने पहले भेद के बारे में अध्ययन कर लिया था, गुणवाचक विशेषण के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब अगला भेद हमारा है संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का अगला भेद क्या है? संख्यावाचक विशेषण। पता चल रहा है नाम से, संख्या से, कि जो विशेषण संज्ञाओं की संख्या का हमें बोध कराते हैं, जो विशेषण किसी भी संज्ञा की संख्या का हमें बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्या होता है? 5 आदमी, संज्ञा क्या है? आदमी। कितने हैं? 5। तो 5 क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आदमी क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। अब ये संख्यावाचक विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित और अनिश्चित नाम से पता चल रहा है, जिन शब्दों से हमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जिन शब्दों से हमें निश्चित संख्या का बोध होता है, किसी भी संख्या की निश्चित संख्या का हमें बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जिनसे हमें निश्चित संख्याओं का बोध नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरणों से हमें समझ में आएगा। जैसे गाय है, तो मैंने कहा 5 गाय, मैंने लिखा 5 गाय, अर्थात गायों की संख्या का हमें निश्चित पता है कि कितनी गायें हैं? 5 गायें हैं। सेब 10 सेब, हमें पता है कि सेब कितने हैं? 10 हैं, गिन सकते हैं हम उनको, तो हमें निश्चित उनकी संख्या का पता हो गया। 20 विद्यार्थी, हमें पता है विद्यार्थी कुल कितने हैं? 20 हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने ये कह दिया कुछ लड़के, अब लड़के खड़े हुए हैं, मैंने ये कह दिया कुछ लड़के खड़े हुए हैं, तो हमें निश्चित नहीं पता, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 15 भी हो सकते हैं, वो 20 भी हो सकते हैं, उनका कोई निश्चित पता नहीं है। थोड़े पैसे दे दो, अब मैंने आके कह दिया आपको कि थोड़े पैसे दे दो, तो थोड़े में आप ये पूछोगे थोड़े कितने? थोड़े कितने, हमें उनका थोड़े मतलब हमें निश्चित नहीं पता कि कितने पैसे के लिए कह रहे हैं। बहुत सारी पुस्तकें, मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, अब हमें ये थोड़ी पता होता है कि 10 पुस्तकें हैं कि 20 हैं कि 25 हैं, हम निश्चित उनकी संख्या नहीं बता सकते हैं। तो जिनसे संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है, वो तो निश्चित संख्यावाचक, जिनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है हमें, वो किस में आते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। समझ में आ गया होगा। अगला हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। अगला हमारा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में भेदों में कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना, जो शब्द हमें, जो विशेषण शब्द हमें संख्या का बोध कराते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जो हमें मात्रा या परिमाण का, कि किसी मतलब संज्ञा या सर्वनाम की क्या करवाते हैं? मात्रा का बोध करवाते हैं या परिमाण का बोध करवाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान रखना, मात्रा कैसे? जैसे मैंने कहा आलू, मैंने कहा 2 किलो आलू दे दो, 2 किलो आलू दे दो, तो 2 किलो आलू, क्या हम उन आलूओं को मतलब गिन के थोड़ी लेते हैं? हम क्या कहेंगे? 2 किलो, तो वो गिन के नहीं देगा कि 2 किलो में 5 आलू ही आएंगे, ऐसे नहीं होता ना। तो वो क्या होती है? आलूओं की मात्रा होती है, संख्या नहीं होती है। 5 लीटर दूध दे दो, 5 लीटर दूध, तो दूध को गिन के नहीं लेंगे ना, 5 लीटर, 1 लीटर ये है, 1 लीटर, ऐसे निकाल के गिन नहीं सकते।
तो वो क्या होती हैं, उनकी मात्राएं होती हैं। तो मात्रा का जिसमें हमें बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। संख्या का जिसमें बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण। इसके अंदर यूनिट दी हुई होंगी सबको आपको, जैसे किलो, लीटर, ठीक है ना। परिमाणवाचक विशेषण में किलो, लीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको दी हुई होती हैं। तो उनसे हम क्या पता लगाएंगे कि ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। एक हम ध्यान रखेंगे कि क्या हम उनको तोल के लेते हैं, माप तोल करके लेते हैं, या फिर हम उनको गिन करके लेते हैं। कोई भी वस्तु हम गिन करके रखते हैं उनको, या माप तोल करके रखते हैं। अगर हम गिनते हैं, उनको गिन करके लेते हैं, तो कौन से विशेषण में आता है, संख्यावाचक विशेषण में। माप तोल वाली जो भी यहाँ पे भी आ जाती है यूनिट, वहां पे कौन सा होता है आपका, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिनसे वस्तु की निश्चित मात्रा का हमें बोध होता है, जिन शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का हमें बोध होता है वो कौन से होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जिन शब्दों से हमें निश्चित वस्तुओं की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, अपरिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। अब देखना ये आ गया कि जैसे मैंने कहा निश्चित मतलब 4 किलो आटा दे दो, मात्रा हमें पता है कितना है, 4 किलो आटा देना है। 10 मीटर कपड़ा दे दो, 2 गज जमीन दे दो, ऐसे मतलब हमें उसका क्या रहता है, पता रहता है, मात्रा का हमें क्या रहता है, पता रहता है। और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित में जैसे मैंने कहा थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा सा दूध दे दो, तो क्या हमें उसकी मात्रा का पता होगा, नहीं होगा। बहुत सारी पुस्तकें बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, कुछ पैसे दे दो। ये कहते हैं मेरे पास बहुत पैसे हैं। अब बहुत में हमें ये थोड़ी पता होता कि कितने हैं, 1 करोड़ है, 1 लाख है, 10 लाख है, नहीं पता होता। तो वो क्या होते हैं, आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना आप, जैसे मैंने लिखा कि 4 किलो आटा दे दो, ठीक है। तो इसके अंदर तो यूनिट है, इसमें तो क्या दी हुई है, यूनिट दी हुई है। लेकिन इसमें क्या है, यूनिट नहीं दी हुई है। इसमें क्या है, यूनिट नहीं दी हुई होती है। यूनिट नहीं दी हुई होती है तो इसमें क्या रहता है, हमें इसमें क्या करना है, कैसे ध्यान रखेंगे कि इसमें और इसमें अंतर कैसे करेंगे, इसमें और उसमें अंतर कैसे करेंगे। तो एक देखो, एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि क्या करना है, दूध को क्या हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, गिन करके लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं। आलू आ गए, थोड़े आलू दे दो, तो आलू को या तो हम किलो में लेते हैं या फिर किलो में लेते हैं, गिन करके नहीं कि 2 आलू ले आए, 4 आलू, ऐसे नहीं लेते हैं। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, कुछ चावल दे दो, चावल गिनकर नहीं लेकर के मात्रा में हम लेते हैं। तो जिन वस्तुओं को हम मात्रा में लेते हैं वो किस में आएंगी, परिमाणवाचक विशेषण में आएंगी, इसलिए हमें उसमें अंतर देखना है। लेकिन हमने देखा इसमें थोड़े पैसे, इसमें कुछ पैसे, दोनों दिए हुए हैं। तो पैसे जो होते हैं वो दोनों में आते हैं, पैसे किस में आएंगे, दोनों में आते हैं। कैसे, पैसे को हम जैसे अगर हमने चेंज करवा लिया तो एक एक करके गिन सकते हैं, एक एक पैसे भी हो सकते हैं। और पैसे को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ पैसे, जैसे 500 का नोट है तो उसको हम एक एक नहीं, यूनिट में भी वो आते हैं। तो ये दोनों में आएंगे, ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला हमारा भेद है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। चौथा भेद क्या है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। दोनों नाम कैसे दिए गए हैं, सार्वनामिक तो इसमें सर्वनाम शब्द आते हैं, सार्वनामिक मतलब इसमें सर्वनाम शब्द आते हैं जो संज्ञा से पहले जुड़ते हैं, संज्ञा से पहले जुड़ते हैं। और वो क्या करते हैं, उस संज्ञा की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, संकेतवाचक विशेषण भी दे दिया गया। परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, यह लड़का पढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इशारा करेंगे कि यह लड़का पढ़ रहा है, संकेत करेंगे।
वैसे ही वे हिरण भाग रहे हैं। तो इशारा करके बोलते हैं वे हिरण भाग रहे हैं। एक ध्यान रखना, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में कैसे अंतर करोगे, सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में कैसे अंतर करोगे, वाक्य में अगर आता है तो कैसे करोगे। जैसे मैंने कहा वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, ये तो सर्वनाम का हो गया, ठीक है। वह खाना खाता है, किसी के लिए वह हमने शब्द में प्रयोग में लिया है। वह राम खाना खाता है, वह लड़का पढ़ रहा है, मैंने लिख दिया वह लड़का पढ़ रहा है, वह लड़का पढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना, यह तो केवल क्या रहेगा इस वाक्य में जो है वह तो केवल सर्वनाम का रहेगा उदाहरण, इसमें यह वह क्या है, केवल सर्वनाम का ही उदाहरण होगा। लेकिन इसमें ये सर्वनाम भी है और विशेषण भी है, क्यों, क्योंकि ये संज्ञा से पहले जुड़ा है। इसमें ये सर्वनाम भी रहेगा और सार्वनामिक विशेषण भी होता है, क्यों, क्योंकि क्या है, लड़के संज्ञा से यह पहले जुड़ करके आया है, संज्ञा की ये विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया है, सार्वनामिक विशेषण हो गया। उम्मीद करते हैं ये चारों भेद आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार वापस देख लेना। गुणवाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि के बारे में बताते हैं, वो कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा की संख्याओं का हमें बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अगला है परिमाणवाचक विशेषण जो मात्रा का हमें बोध कराता है, जिसमें मापतोल से संबंधित जो चीजें आती हैं वो किस में आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। एक होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले जुड़ करके और उस संज्ञा की ओर क्या करते हैं, इशारा करते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले जुड़कर उस संज्ञा की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। उदाहरण हमने देख लिया, यह लड़का पढ़ रहा है, लड़का क्या है, संज्ञा है, विशेषण क्या है, सर्वनाम क्या है, यह, तो संज्ञा की यह जो है विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ये तो हमारे क्या हो गए, विशेषण के भेद हो गए। अब कुछ शब्दों से विशेषण का निर्माण किया जाता है, जैसे संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय शब्दों से, इनसे भी विशेषण का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। उदाहरण दे करके मैं बता देती हूँ कैसे। जैसे संज्ञा शब्द होते हैं भारत, भारत क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारत से हमने क्या बना दिया, भारतीय, मैं भारतीय नागरिक हूँ, तो नागरिक की क्या विशेषता में क्या होगी कि भारतीय, क्या है, हम भारतीय हैं, तो वो हमारी विशेषता है। तो भारतीय, देश देसी, शहर शहरी, गुजरात गुजराती, मराठा मराठी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सारे क्या होते हैं, ये विशेषताएं बन जाती हैं, विशेषण बन जाते हैं संज्ञा शब्दों से। सर्वनाम से जैसे यह क्या है, सर्वनाम शब्द है, ऐसा क्या हो जाएगा, विशेषण बन जाएगा। जो सर्वनाम है जैसा विशेषण बन जाएगा, वह क्या होता है शब्द, सर्वनाम, और वैसा क्या हो जाएगा, विशेषण। इसी प्रकार से क्रिया से, जैसे भागना क्रिया है, तो हमने कह दिया वह भगोड़ा है, भगोड़ा मतलब क्या हो गया, वो विशेषण हो गया। पढ़ना, वह पढ़ाकू है, उसकी क्या विशेषता है, वो है पढ़ाकू है, पढ़ने, बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है, तो वो क्या हो गया आपका, क्रिया से विशेषण। बेचना, बिकाऊ। इसी प्रकार से अव्यय, अव्यय क्या होते हैं, आगे नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ये सारे कौन से शब्द होते हैं, हमारे अव्यय शब्द होते हैं। आगे अगला, पीछे पिछला, ठीक है, ऊपर ऊपरी, इसी प्रकार से इनसे क्या होती है, विशेषण शब्दों की हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। ये तो हमारे क्या हो गए, विशेषण शब्दों की रचना, विशेषण के भेद और विशेषण की परिभाषा। एक चीज हमें इसमें और ध्यान रखनी है कि विशेषण की क्या देखनी है, हमें अवस्थाएं, अवस्थाएं देखनी है कि अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, तुलना जो होती है एक दूसरे से, संज्ञा शब्दों की या सर्वनाम शब्दों क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, अवस्थाएं कहलाती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं, इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूलावस्था, एक होती है मूलावस्था,
एक होती है उत्तरावस्था और एक होती है उत्तमावस्था। एक होती है उत्तमावस्था, समझ लेना। इसके नोट्स फिर आपको मिल जाएंगे, अच्छे से समझना है आपको सिर्फ। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था कौन सी होती है? जिसमें विशेषण शब्दों को ऐसा का ऐसा प्रयोग में लेते हैं, किसी की किसी से तुलना नहीं की जाती है। जैसे राम बुद्धिमान लड़का है, राम बुद्धिमान लड़का है, मैंने लिख दिया राम बुद्धिमान लड़का है। सिंपल सा बिल्कुल साधारण सा वाक्य लिख दिया और इसको बिल्कुल सरल तरीके से हमने इसकी विशेषता बता दी। तो ये किस में आती है? हमारे मूलावस्था में आती है। अगला है उत्तरावस्था। अगली क्या है? उत्तरावस्था क्या होती है? जब दो या दो व्यक्ति या वस्तुओं के मध्य हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। दो लोगों के मध्य हम क्या करेंगे? तुलना करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? उत्तरावस्था कहलाती है। राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान है। दो लोगों की तुलना हो गई, क्या हो गई? दो लोगों की जब तुलना की जाती है तब कौन सी होती है? उत्तरावस्था होती है। जब एक व्यक्ति की बाकी सबसे, बहुत सारे लोगों से, एक व्यक्ति की बाकी बहुत सारे लोगों के मध्य तुलना की जाती है तो वह क्या होती है? उत्तमा अवस्था होती है। जैसे राम सबसे अधिक बुद्धिमान है, राम सबसे अधिक बुद्धिमान है या सर्वाधिक बुद्धिमान है, सर्वाधिक बुद्धिमान है, सबसे अधिक बुद्धिमान है। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? आपका अवस्थाएं हो गई। एक व्यक्ति की सीधी सी हमने विशेषता बताई, मूलावस्था। दो व्यक्तियों की आपस में तुलना करके किसी की विशेषता बताते हैं, उत्तरावस्था। एक व्यक्ति की सबके साथ में हम तुलना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका उत्तमा अवस्था। इसमें ध्यान रखना, हिंदी में हम क्या करते हैं? से अधिक का प्रयोग उत्तरावस्था में, उत्तमावस्था में सबसे अधिक या सर्वाधिक या सर्वोत्तम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? या फिर इसमें या तो तर का प्रयोग होता है, इसमें होता है तम का प्रयोग। ये क्या होता है? तर का प्रयोग, अधिकतर अधिकतम, जैसे अधिकतर अधिकतम। ठीक है ना? तो राम जो है, राम अधिकतर शाम से अच्छा कार्य करता है, राम अधिकतर शाम से अच्छा कार्य करता है। इसमें क्या हो जाएगा? राम अधिकतम शाम से अच्छा कार्य करता है। तो तर और तम तो हम किस में लगाते हैं? संस्कृत में लगाते हैं। यहाँ पे हिंदी में हम किसका प्रयोग करेंगे? से अधिक या सबसे अधिक का इनके साथ में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इन सब के आपके पास में जो भी नोट्स होंगे वो मिल जाएंगे। वीडियो को अच्छे से देख करके आपको क्या करना है? समझना है। धन्यवाद।